हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं जयपाल आपका द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा वीडियो है ये हमारी ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसी के आगे का वीडियो है। साइंस का ये लेक्चर है धातु और अधातु। तो इसको आइए हम शुरू करते हैं। पहली हेडिंग हमारी है खनिज। तो चलिए बात करते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। अगर हम बात करें खनिज की तो इसको चलिए हम प्रैक्टिकली में समझने की कोशिश करते हैं ज़रा। जैसे कि आपने घर पे कभी देखा होगा कि अगर खेतों में अगर हम गेहूं उगा रहे हैं तो उस गेहूं का उपयोग हम घर पर आकर डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब जैसे हमने खेत में गेहूं उगाया और सीधा घर पे ले जाकर उसको पका कर खा गए, नहीं, उसकी साफ़ सफाई भी होती है, ठीक है, उसका तो उसको फिर पीसना वगैरह भी होता है। तो काफ़ी सारी प्रोसेस के बाद फिर आप उसको यूज़ में ला पाते हो। वही कहानी यहाँ पर धातुओं की भी होती है कि जैसे आपको कोई धातु चाहिए तो वो धातु जो है आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं पर खुदाई करोगे तो आपको जो डायरेक्ट वही धातु मिल जाएगी, है ना। तो जो धातु जो है उस पृथ्वी में आपको जिस रूप में मिलती है उसे हम कहते हैं खनिज। खनिज किससे कहते हैं? पृथ्वी में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई धातु चाहिए तो डायरेक्ट धातु आपको नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा? खनिज मिलेगा। पृथ्वी में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? खनिज। अब हमने क्या किया, उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अयस्क। इसी के आगे का टॉपिक है, समझते हैं एक तरह से इसको कहानी के रूप में समझिए कि जैसे हमने कहीं पर खुदाई की, मान लीजिए हमें जो है कॉपर धातु जो है वो हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, हमें जो है कॉपर धातु प्राप्त करनी है। अब अगर हमने कहीं पर खुदाई की तो हमें जो है काफ़ी सारे यौगिक मिले। जैसे हमें एक यौगिक मिला CuFeS2, एक हमें और यौगिक मिला Cu2O, काफ़ी सारे हमें यौगिक मिले। तो अब इन यौगिक में से हम किसको प्रेफरेंस दें जिससे हम अपनी धातु निकाल सकें? समझ रहे? मतलब कि ये सबके सब खनिज हैं, इन सबसे आप धातु प्राप्त कर सकते हो कॉपर, लेकिन हम किसका यूज़ करें कि हमें ये जो धातु प्राप्त करनी है कॉपर, ये हमें थोड़ा सिंपल वे में मिल जाए, थोड़ी सी हमें सुविधा हो इसको प्राप्त करने में, है ना। तो अयस्क क्या होते हैं? अयस्क खनिज ही होते हैं, लेकिन उन खनिजों को हम अयस्क बोलते हैं जिनसे हम धातु का निष्कर्षण थोड़ी सरलता से कर सकें, कम खर्चे में प्राप्त कर सकें। तो अगर हम अयस्क की बात करें तो अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक तथा कम खर्चे में हो जाता है। अयस्क कहलाते हैं। तो आप कहानी समझते जाइए। हमने क्या किया, जैसे कहीं पर खुदाई की थी, हमें कुछ यौगिक मिले थे जिनको हमने क्या नाम दिया था? खनिज नाम दिया था। अब उन्हीं खनिजों को हमने अयस्क नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे यौगिक जो हमें मिल चुके हैं उनमें से हमने एक सिलेक्ट कर लिया है जिससे हम अपनी धातु निकालेंगे। अब वो सिलेक्ट हमने किस तरह से किया है? तो हमने वो यौगिक सिलेक्ट किया है जिससे हमारी जो धातु है वो बड़ी आसानी से निकल आए, कम प्रोसेस लगे, उसमें थोड़ा सा कम खर्चा भी लगे, ठीक है ना। तो उसको हम नाम देते हैं अयस्क। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, तो जो कॉपर धातु का जो सबसे अच्छा अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। अगर हम बात करें लोह धातु की, आयरन जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो होता है वो होता है हेमेटाइट, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं? जिस तरह से अगर हम एल्यूमिनियम धातु की बात करें तो इसका जो अयस्क होता है वो होता है हमारा एल्यूमिना। दिखाई दे रहा है टेक्निकल टीम? एल्यूमिना इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा Al2O3।
तो इस तरह से हमने ये देखा है कि अगर हमें कोई धातु प्राप्त करनी है तो उस धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम जो खुदाई करते हैं या कहीं से इसको प्राप्त कर, देखिए अधिकतर धातु जो है सारी की सारी आपकी मृदा में ही पाई जाती हैं, मिट्टी में ही पाई जाती है। तो मतलब आपको उसकी खुदाई करनी पड़ती है। जब आप उसकी खुदाई करोगे तो आपको यौगिक मिलेंगे। अब उन यौगिकों को हमने क्या नाम दिया है? उनको नाम दिया है हमने खनिज। ठीक है, पृथ्वी में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अब उन खनिजों को फिर हम अयस्क नाम कब देंगे? जब हम उन खनिजों में से कोई एक खनिज को सिलेक्ट कर लेंगे अपनी धातु निकालने के लिए। वो हम सिलेक्ट करेंगे किसके अनुसार कि जिससे कि हमारा कम खर्चा हो, हमें सुविधा हो, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि कॉपर अगर धातु निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं किसका? कॉपर पायराइट का। अगर हमें लोह धातु प्राप्त करनी है, आयरन प्राप्त करना है, तो हम यूज़ करते हैं किसका? हेमेटाइट का। अगर हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करनी है तो हम यूज़ करते हैं किसका? एल्यूमिना का। तो आपने ये देखा कि ये सब क्या हो गए? ये सब खनिज हैं, इन सबको हम खनिज कहेंगे, नो डाउट। लेकिन अब हमने इनको क्या नाम दे दिया? अयस्क नाम दे दिया, क्योंकि हम इसका यूज अब आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको खनिज और अयस्क समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर अब कर देता हूं। चलिए आगे जो हमारी हेडिंग है वो है धातु कर्म, जिसको हम बोल सकते हैं धातु का निष्कर्षण। देखिए अब कहानी समझते जाइए। स्टार्टिंग में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने धातु प्राप्त करने के लिए खनिज लिया, मतलब हमने जो खुदाई करी थी उससे जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ था उसको हमने क्या नाम दिया था? खनिज। उन खनिजों में से फिर हमने एक पर्टिकुलर यौगिक सेलेक्ट किया जिसको हमने क्या नाम दिया? अयस्क। अब हमें क्या करना है? इस अयस्क से प्राप्त करनी है धातु। इस अयस्क से क्या मिलेगी? धातु। तो इसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस का नाम है धातु कर्म, यानी कि धातु का निष्कर्षण। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में जो है कई सारे पद आते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो होता है अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना। तो जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। इस पद में अयस्क को बारीक पीसकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बना लिया जाता है। ठीक है, पहला पद क्या है? अयस्क का पीसना, जिसमें हम क्या करते हैं? अयस्क को बारीक पीसकर उसका चूर्ण बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है अयस्क का सांद्रण। उसके बाद उसका किया जाता है सांद्रण। अब सांद्रण क्या कहलाता है ये समझिए जरा। अगर हम सांद्रण का बेसिक मतलब समझें तो सिंपल मतलब इसका यही कि इसकी साफ सफाई करनी है आपको। देखिए अब होता क्या है कि आपने जो अयस्क मिट्टी से प्राप्त किया है, अब जाहिर सी बात है कि जब ये पृथ्वी से आपको मिला है तो इसमें काफ़ी सारे धूल के कण भी होंगे, है ना, अशुद्धियों के कण इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो हमें क्या करना है? उन्हीं कणों की यहाँ सफाई करनी है बस। तो जो अयस्क की सफाई की प्रक्रिया है उसी को नाम दिया गया है अयस्क का सांद्रण। तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी से प्राप्त अयस्क में मिट्टी, कंकड़ आदि अशुद्धियां होती हैं। दिखाई दे रहा है ये? यहाँ लिख देते हैं आदि अशुद्धियां होती हैं। अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को
अयस्क का सांद्रण कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है। क्वेश्चन आपका पेपर में इसी तरह से आता है कि अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है, तो आंसर इसी में छुपा है कि जब हमने जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें क्या है, मिट्टी, कंकड़ आदि अशुद्धियां हैं, तो इन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी है। इससे आपको धातु प्राप्त करने से पहले इन अशुद्धियों को दूर करना क्या है, जरूरी है। तो इन्हीं अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने की क्रिया कहलाती है सांद्रण। और ये जो अशुद्धियां आपकी अलग होंगी, इन अशुद्धियों को कहा जाता है, इन अशुद्धियों को कहा जाता है आधात्रीकरण। क्या कहा जाता है, आधात्रीकरण, या फिर इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो धातु के निष्कर्षण में हमने दो पद पढ़ लिए हैं। पहला पद क्या पढ़ा है, अयस्क का पीसना। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, पीसना मतलब क्या होता है, इसमें हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, एक उसका चूर्ण बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर उसका करते हैं सांद्रण। सांद्रण मतलब हो गया सफाई। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि आपको बता दिया है मैंने कि अयस्क में साथ में क्या आ जाता है, मिट्टी, कंकड़ वगैरह अशुद्धियां होती हैं, तो इन अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं सांद्रण। और जो अशुद्धियां आपकी अलग हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम आधात्रीकरण। अब यहाँ पर सांद्रण की 3 विधियां हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर वो विधियां देखते हैं। चलिए, तो सांद्रण की हम विधियां देख लेते हैं। तो जो पहली हमारी विधि है सांद्रण की, वो है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, जिसको हम बोलते हैं झाग प्लवन विधि, जिसको हम झाग प्लवन विधि भी बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस विधि में है क्या। देखिए, बहुत ही सिंपल विधि है ये। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक आयताकार टैंक ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक आयताकार टैंक ले लिया। अच्छा, इस टैंक में हम क्या करते हैं, इस टैंक में पहले से जल भरा होता है। इस टैंक में जल भरा होता है। तो अभी इस टैंक में क्या भरा हुआ है, जल है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमने अयस्क को पीसा है पहली हेडिंग में, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जल था, इसमें हमने क्या मिला दिया, अयस्क, पिसा हुआ अयस्क। ठीक है, तो ये जो टैंक था जिसमें जल भरा हुआ था, उसमें हमने पिसा हुआ अयस्क मिला दिया है। अच्छा, उसके साथ ही इसमें थोड़ी सी मात्रा में चीड़ का तेल मिला देते हैं। चीड़ का तेल मिला दिया जाता है। अच्छा, या तो चीड़ का तेल मिलाते हैं या फिर मिला देते हैं पोटेशियम एथाइल जैंथेट। तो या तो मिलाते हैं चीड़ का तेल या फिर मिला दीजिए पोटेशियम एथाइल जैंथेट। तो अभी तक हमने क्या किया, इसमें फेन उत्प्लावन विधि जो हमारी पहली है सांद्रण में, उसमें हमने एक आयताकार टैंक लिया है जिसमें पहले से क्या था, जल भरा हुआ था, और इसमें हमने पिसा हुआ अयस्क मिला लिया है, साथ में थोड़ा सा चीड़ का तेल या फिर पोटेशियम एथाइल जैंथेट मिला लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक छिद्रयुक्त बिडोलक लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बना दिया छिद्रयुक्त बिडोलक, जिसमें थोड़े छिद्र हैं कहीं कहीं पर बीच बीच में। अब ये बिडोलक क्या है, तो अगर आपने अपने घर पे कभी देखा हो, गांव वगैरह में अगर आप गए हो, तो वहाँ पर एक मथनी टाइप की होती थी जिससे दही वगैरह मथते थे। तो जिस तरह से किसी चीज़ को मथने के लिए आप जो मथनी यूज़ करते हैं, उसी तरह का ये होता है बिडोलक। इसको आप क्या करते हैं, घुमाते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें पहले से क्या है, छिद्र हैं। तो ये एक आपका बिडोलक है।
यहाँ से क्या करते हैं, इसमें गर्म वायु भेजते हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें गर्म वायु भेजते हैं जो इन छिद्रों के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करती जाती है और साथ ही साथ इसको घुमाते भी जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या भरा हुआ है, जल है, पिसा हुआ अयस्क है, साथ में थोड़ी सी मात्रा में चीड़ का तेल या फिर पोटेशियम इथाइल जैंथेट मिला हुआ है। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, इसमें एक छिद्रयुक्त बिडोलक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम छिद्रयुक्त बिडोलक। अब इस छिद्रयुक्त बिडोलक से इसको हम घुमाते हैं, इसमें जब इसको हम घुमाते हैं तो ये जो चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, जल है, अयस्क है, चीड़ का तेल है, ये सब आपस में मिलते हैं, इसमें घुलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो चीड़ का तेल है, ये जो चीड़ का तेल इसमें डला हुआ है, वो अयस्क के साथ क्रिया करता है और अयस्क के साथ क्रिया करके क्या करता है, ये झाग बनाकर, अब झाग ऊपर आता है तो झाग बनाकर क्या होता है, ये ऊपर इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। ये हम मान लेते हैं कि झाग है, ठीक है ना। तो ये जो चीड़ का तेल आपने इसमें मिलाया था या फिर पोटेशियम इथाइल जैंथेट मिलाया था, वो क्या करता है, वो इन अयस्क के कणों के साथ बनाता है झाग और कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। साथ ही साथ इसमें जल भी भरा हुआ है, तो जो अशुद्धियों के कण जो रह जाते हैं वो जल में भीगते हैं, भारी हो जाते हैं और भारी होकर कहाँ जाते हैं, नीचे आएंगे। जो चीज़ भारी हो जाएगी वो कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। तो जो अशुद्धियों के कण हैं वो जल में भीगकर भारी होकर इस टैंक की तली में एकत्रित हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं आधात्री कण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब क्या हुआ, अयस्क अलग हो गए, अशुद्धियों के कण अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस अयस्क को जो कि झाग के फॉर्म में है, इसको हम बाहर निकालेंगे, सुखा लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, अयस्क में से अशुद्धियों को अलग कर दिया। तो ये विधि कहलाती है फेन उत्प्लावन विधि। जैसे कि नाम से क्लियर, इसमें झाग बनता है, ठीक है ना। जैसे कि ये झाग के फॉर्म में अयस्क निकल गया हमारा, ये क्या है, झाग युक्त अयस्क है, ये झाग युक्त अयस्क। और अशुद्धियां तो नीचे बैठी गई हैं, तो इस तरह से इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको सुखा लेंगे, तो ये क्या है, अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फिर इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो चलिए इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और इसको नोट करते जाइए, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए ताकि बाद में आप इसको मिला सको, कहीं गलती तो नहीं हो गई, ठीक है। तो फेन प्लावन विधि, जो भी हमने इस चित्र में समझा है वही हम इसमें लिख रहे हैं। देखिए, इस विधि में एक आयताकार टैंक होता है, जिसमें जल भरा होता है। इसमें पिसा हुआ अयस्क मिलाकर, फिर आगे हमने क्या किया था, थोड़ी सी मात्रा में से मिलाया था पोटेशियम इथाइल जैंथेट या फिर चीड़ का तेल। तो पिसा हुआ अयस्क मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में चीड़ का तेल या पोटेशियम इथाइल जैंथेट मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद फिर हमने इसमें छिद्रयुक्त बिडोलक से इसमें वायु प्रवेश कराई थी। तो इसके आगे लिखेंगे हम, इसके बाद छिद्रयुक्त बिडोलक की सहायता से, छिद्रयुक्त बिडोलक की सहायता से गर्म वायु प्रवेश कराते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक आयताकार टैंक लिया था, अभी आपको हमने चित्र बना के दिखाया था। उसके बाद उसमें जल पहले से भरा हुआ था, उसमें हमने क्या मिला दिया था, पिसा हुआ अयस्क, और साथ ही साथ थोड़ी सी मात्रा में चीड़ का तेल या फिर पोटेशियम मिथाइल जैंथेट। उसके बाद फिर हमने उसको छिद्रयुक्त बिडोलक की सहायता से उसमें गर्म वायु भेजी थी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद होता क्या था कि जो हमने गर्म वायु भेजी उससे उसमें रिएक्शन होती थी आपस में। जो क्या होता था कि जो अयस्क के कण होते थे, यहाँ लिखेंगे जिससे अयस्क के कण तेल के साथ झाग बनाकर ऊपर आ जाते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा था, और अशुद्धियों के कण जल में भीगकर भारी होकर टैंक की तली में बैठ जाते हैं। टैंक की तली में बैठ जाते हैं। झाग युक्त अयस्क को बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सांद्रण हो गया। तो अब इस अयस्क का नाम बदल के हो जाएगा सांद्रित अयस्क, क्योंकि इसका हमने सांद्रण कर लिया है। यही सांद्रित अयस्क कहलाता है, सांद्रित अयस्क कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विधि का उपयोग हम करेंगे कब। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नीचे एक लाइन कि इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। मतलब जो भी अयस्क सल्फाइड होगा उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का अयस्क क्या था, कॉपर गैस मैंने क्या बताया था, कॉपर का अयस्क था कॉपर पायराइट, जिसमें था CuFeS2। तो ये रहा सल्फाइड, मतलब कि ये कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो जो कि ये सल्फाइड अयस्क है, तो जब हम इस अयस्क से कॉपर धातु निकालेंगे तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग करेंगे। तो हमें लास्ट में ये ध्यान जरूर रखना है कि इस विधि का उपयोग हम कब करते हैं। तो जो फेन उत्प्लावन विधि है उसका उपयोग हम करते हैं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि अगर आपने कोई गलती की हो लिखने में तो आप इसको सही कर सकें। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑफलाइन क्लास का पहला वीडियो था। इसको आपने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने कोशिश की होगी समझने की। इसको आप घर पे पढ़ें और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो आपको आगे 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा है इसका आप हमें कमेंट करके इसका सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।